नमस्कार, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। प्रिय श्रोतागण, कहानी को गौर से और अंत तक जरूर सुने, तभी अर्थ समझ पाएंगे। बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। कहीं इस तरह से मम्मी से बात की जाती है? आप एक शब्द भी और नहीं बोलना। ये मम्मी है हमारी, आपको पता भी है इन्होंने किन परिस्थितियों में हम सबकी परवरिश करके इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये हम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। एक तो जिस गलती के लिए मम्मी को आप इतना सुना रही हैं, वो गलती मम्मी ने की ही नहीं है। और मान लो अनजाने में गलती हो भी गई, तो क्या आप मम्मी का मान सम्मान भूल जाएंगी? अंशु ने मम्मी का अपमान होते हुए देखकर बहुत तिलमिलाते हुए भाभी को बोला, भैया भाभी लगातार मम्मी को अपशब्द बोले जा रही हैं और आप हैं कि चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। मुझको आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अंशु बेटा, तुम चुप रहो। अगर तुम भी बराबर से जुबान लड़ाने लगे तो इसमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। रवि से पहले ही माँ दीपा जी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, वाह मम्मी जी, पहले तो बेटे को उकसाती हैं और फिर उसको समझाने का नाटक करती हैं। ये है बहू रजनी, जो उतनी देर से जरा सी बात के कारण बिना वजह सास को सुनाई जा रही थी। बहू, कुछ तो शर्म करो। मैंने क्या उकसाया अंशु को? तुम तो खुद उसके सामने मेरा अपमान पर अपमान किए जा रही हो। माना कि बड़े बेटे रवि की आंखों का पानी मर गया, उसको अपनी माँ का अपमान नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक बेटा अपनी माँ का अपमान इस तरह से होते हुए कैसे देख सकता है? दीपा जी बहुत दुखी होते हुए बोली, क्योंकि वो तो अपने परिवार को हमेशा ही हंसता खेलता देखना चाहती थी। कभी इस तरह की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां चुपचाप जीवन में चली आती हैं और यही हुआ दीपा जी के साथ। चचेरी बहन के कहने पर उसके दूर के देवर की बेटी के साथ बड़े बेटे रवि की शादी कर दी। पहले तो राकेश जी यानी दीपा के पति जी ने मना किया कि ये सोच लो कि रिश्तेदारी में रवि का रिश्ता करना सही रहेगा या गलत, लेकिन दीपा ने सोचा कि बहन है तो सोच समझकर ही रिश्ता बताया होगा। देखने सुनने में भी रजनी अच्छी लगी और उसके मायके वाले भी ठीक ठाक थे, लेकिन रजनी शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रही, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा रंग दिखाना शुरू किया कि दीपा जी के लिए तो ये बहुत ही विकट स्थिति हो गई, क्योंकि उसी ने राकेश से जिद करके रजनी को अपनी बहू बनाया था। ना वो राकेश से कुछ अपने दिल का हाल कह पा रही थी और ना ही रजनी के व्यवहार को समझ पा रही थी। और इधर रजनी जब देखो तब दीपा जी को छोटी छोटी बातों के लिए मुंहफट जवाब दे देती। दीपा जी यही सोचती कि अभी बच्ची है, थोड़े दिनों में संभल जाएगी, लेकिन जिसको संभलना होगा वही तो संभलेगा। दीपा अकेले में बैठकर खूब फूट फूट कर रोती रहती कि आखिर भगवान उससे कौन सी गलती हो गई जो उसको ऐसी सजा मिली। उसने तो बस हर अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ने के बाद अपने परिवार की खुशियां ही चाही थी, लेकिन शायद भगवान को भी नामंजूर था। दीपा अपने चचेरी बहन से भी कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसको लगता कि ये सब उसकी किस्मत का ही दोष है। तभी तो राकेश की चेतावनी के बाद भी उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए और उसने रजनी को अपनी बहू बनाने को स्वीकार किया। छोटा बेटा अंशु बाहर दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसीलिए घर कम ही आ पाता था।
समय के साथ शादी उसकी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी मणि बहुत ही संस्कारों से परिपूर्ण थी। पहले तो रजनी अगर रवि के सामने माँ दीपा जी से कुछ कहती तो रवि रजनी को समझाता, लेकिन धीरे धीरे रवि भी रजनी के ही रंग में रंगने लगा। राकेश जी भी ये सब देख सुनकर बहुत परेशान हो जाते। उनकी बीपी की समस्या की वजह से दीपा जी उनको ज्यादा कुछ बताती भी नहीं थी कि राकेश जी के पीठ पीछे तो रजनी इससे भी ज्यादा गलत व्यवहार करती है। समय बढ़ रहा था और समय के साथ साथ रजनी की बदतमीजियां भी बढ़ती ही चली जा रही थी। जितना दीपा जी बर्दाश्त करती थी, रजनी उतनी ही उच्च श्रृंखल होती चली जा रही थी। अब तो जब जी चाहे वो दीपा जी को कुछ भी बोल देती और रवि उसको अनसुना करके वहां से हट जाता। दीपा जी के दिल से कराह निकल जाती कि क्या ये वही बेटा है जो माँ के ऊपर अपनी जान लुटाता था। अब इसको माँ की बेइज्जती से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी माँ कुछ ना बोलकर आंसुओं को चुपचाप पी लेती। एक बार होली का त्योहार था और इस बार 2-3 साल के बाद छोटा बेटा अंशु भी अपनी पत्नी मणि के साथ होली पर घर आया हुआ था। लगातार मेहमान भी होली मिलने के लिए आ जा रहे थे। बड़ी बहू रजनी की कुछ खास सहेलियां भी आने वाली थीं, तो उसने अपने मायके से मिला कीमती क्रॉकरी सेट निकाला था, खासकर अपनी सहेलियों के आने पर। सहेलियों के नाश्ता कर लेने के बाद क्रॉकरी सेट तो अंदर रसोई में पहुंच गया और रजनी वहीं पर सहेलियों के साथ बैठी बातचीत करती रही। दीपा जी ने सोचा कि इतनी महंगी क्रॉकरी है, चलो मैं ही साफ करके रख देती हूँ, वरना इनमें दाग पड़ जाएंगे। सारे सेट तो दीपा जी धुल चुकी थी, सिर्फ 2 प्याले ही बचे थे और पता नहीं अचानक क्या हुआ कि दीपा के हाथों से वो दोनों प्याले छूटकर नीचे गिर पड़े। दीपा जी तो अंदर तक कांप गईं। अब क्या होगा, क्योंकि प्यालों के टूटने की आवाज बाहर तक भी गई और तब तक रजनी की सहेलियां भी जा चुकी थीं। रजनी बिजली की गति से दौड़ती हुई अंदर आई। उसके जो मुंह में आया वो अनाप शनाप दीपा जी को बोलने लगी कि माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे मायके से मिले हुई किसी भी चीज में हाथ मत लगाया करो, लेकिन आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पता नहीं कब पिंड छूटेगा इन लोगों से। काम धाम तो नाम भर का, और जब देखो तब नुकसान पर ही लगे रहते हैं। अरे, कभी इतना महंगा सेट देखा होता तो कद्र जानती उस चीज की, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है। तो डार्लिंग, रवि और अंशु भी प्याली के टूटने की आवाज सुनकर अंदर आ गए थे। रजनी का ये सब बोलने का रवि के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंशु के लिए ये सब बर्दाश्त करना असंभव ही था। बस इसीलिए वो मम्मी का अपमान देखकर तड़प उठा और उसने रजनी को धमका दिया, इतनी ही परवाह है तो ले जाओ इनको अपने साथ, 4 दिनों में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। रजनी ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार ही कर दी। भाभी, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। हाँ, मैं ले जाऊंगी मम्मी जी को और पापा जी को अपने साथ। इतनी देर से चुप बैठी मणि अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, वाह, देखो तो जरा, आदमी तो बोल ही रहा था, अब तो मेढकी के मुंह में भी जुबान आ गई है। ये क्या जाने अमीरों के रहन सहन, ये भी आखिर
मध्यम वर्गीय परिवार से ही तो आई है ना। रजनी बेहूदगी के साथ दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोली। तब दीपा जी बोली, नहीं, ये घर हम लोगों का है। हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमारे हाथ पैरों में ताकत है। उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापा की दुकान अभी अच्छी खासी चल रही है और मैं भी रसोई बनाने में लाचार नहीं हूँ। हमारी दाल रोटी आराम से चल जाएगी। तुम लोगों के आगे हाथ फैलाने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और हाँ रजनी, रही घर छोड़ने की बात, तो अब तक मैंने बहुत तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब एक घर छोड़कर तुम और रवि जाओगे, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जब धागे का गुच्छा बहुत ज्यादा उलझ जाए और सुलझाया भी ना जा सके, तो उसको तोड़कर फेंक देना ही बेहतर होता है। बहू, तुम्हारे साथ रहकर इस तरह रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक बार में ही मर जाना। ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। दीपा जी की तड़पती हुई आवाज सुनाई पड़ी। सब कुछ घूंट घूंट कर बर्दाश्त कर लेने वाली दीपा जी के अंदर आज की परिस्थितियों को देखकर पता नहीं इतना बोलने की ताकत कहाँ से आ गई थी। शायद परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ही बिकट नजर आ रही थीं, इसीलिए और बर्दाश्त करना शायद असंभव सा हो गया था। मम्मी, होश में भी हो कि आप क्या कह रही हो? हम लोग आखिर क्यों एक घर छोड़कर जाएं? अब जाकर रवि के बोल फूटे। चलो बेटा, कम से कम बोले तो, वरना तो लग रहा था कि तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं बची। लेकिन शायद मैं अभी तक बेहोश ही थी, अब जाकर मुझको होश आया है। दोनों अपना बोरिया बिस्तर समेटो और अपना नया घर ढूंढो। बस 2 दिन की मोहलत तुमको देती हूँ। अब तो रजनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिर इतना अच्छा घर कहाँ मिलेगा। अब तो रजनी ने भी रो रो कर अनुनय विनय करनी शुरू कर दी, लेकिन अब दीपा जी चिकना घड़ा बन चुकी थीं। उनके ऊपर इन घड़ियाली आंसुओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। इधर इतना सब कुछ घर में हो गया, लेकिन उस समय राकेश जी घर पर नहीं थे। वो किसी दोस्त से होली मिलने के लिए उसके घर गए थे। आप बिना पापा की मर्जी से कोई फैसला नहीं सुना सकती हैं, क्योंकि ये घर पापा का भी है, सिर्फ आपका नहीं। रवि और रजनी अपनी दाल दीपा के आगे गलती हुई ना देखकर बोले, पापा की धमकी क्या देते हो? उनकी भी आंखों से कुछ छुपा नहीं है, दीपा ने लापरवाही से कहा। थोड़ी देर बाद राकेश जी ने घर लौटने के बाद सारी स्थिति को देखा तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन रवि और रजनी उनके सामने जाकर मगरमच्छी आंसू बहाने लगे। लेकिन उनके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि महसूस तो वो भी कहीं ना कहीं दीपा के अपमान को कर ही रहे थे, और उन्होंने भी दीपा जी के फैसले को एकदम जायज ठहराया और रवि और रजनी को फिर से घर छोड़ने की हिदायत दे डाली। आखिरकार रवि और रजनी को वो घर छोड़ना ही पड़ा। दीपा जी ने अंशु और मनी के साथ भी जाने से उस समय इनकार कर दिया, लेकिन उसने मन ही मन गहरी सांस ली कि रोज रोज मरने से तो अच्छा कि एक बार में ही मर जाना। ये कहानी पूर्णतः स्वरचित है, मौलिक है। दोस्तों, आज के समय में बुजुर्गों की स्थिति सचमुच बहुत भयावह हो रही है। समझ में नहीं आता कि परवरिश में कमी रह गई है
या नई जनरेशन ही ऐसी पैदा हो रही है? क्या विचार हैं आपके? लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य अवगत कीजिएगा। और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।